हेलो दोस्तों, वाई सिटी बुक्स ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण सीरीज में आज का मुख्य टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में सुपर 30 क्वेश्चंस व्याख्या सहित हल आपको दिए जाएंगे और इसका सेट नंबर 1 है। सेट नंबर 1 में सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे और इसको व्याख्या सहित हल आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। सबसे पहले आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो आप अगर इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए अगर हल करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और तेज करना चाहते हैं, तो आप yctpublication.com पर जाकर के आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए, आज का मुख्य टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन अलग अलग नामों से जाना जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या था? इसकी विशेषताएं क्या थी? इसका स्वरूप क्या था? इसमें महत्वपूर्ण जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन अवशेषों का संबंध किन किन प्रकार के जीवन से है? तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और ये सुपर 30 क्वेश्चंस व्याख्या सहित आपको हल मिलेंगे। आप देखते हैं इसमें सिंधु घाटी सभ्यता जो कि पश्चिमोत्तर भारत में मीन्स पंजाब, पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में यहां तक फैली हुई थी। इसको नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो स्थल प्राप्त हुए हैं, इसके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो जीवनोपयोगी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, इसकी बनावट और बसावट और इसकी संरचना से ये आभास होता है कि यह एक नगरीय विकसित सभ्यता थी। जैसे दुनिया में अन्य सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, रोमन की सभ्यता, चीन की सभ्यता, उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय में, अपने कालखंड की एक महत्वपूर्ण सभ्यता के रूप में दुनिया के पटल पर आई है। और इसकी खोज का श्रेय, इसकी खोज कैसे हुई? विभिन्न विद्वानों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्वविद ने इसकी खोज कैसे की है? तो इसको कई अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि ज्यादातर अवशेष और इसके प्रारंभिक अवशेष सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। और इसको नगरीय सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि इसका जो स्वरूप था, इसकी जो संरचना थी, वह नगरीय जीवन जैसा था, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता में मनुष्य कांसे का प्रयोग बहुतायत किया करता था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हड़प्पा जो सबसे पहला स्थल खोजा गया वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसको सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। सिंधी भाषा में सिंधु को सैंधव कहते हैं। सिंधी भाषा में सिंधु को सैंधव कहते हैं, इसलिए इसको सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ये नामकरण रहा है। इस सभ्यता का विस्तार अगर देखेंगे तो इस सभ्यता का विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रहा है। जैसे हम बात करते हैं, ये रहा पूर्व, ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये 4 दिशाएं हैं। अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है। आलमगीरपुर यूपी में हिंडन नदी के पास पाया गया है। हिंडन नदी तो पूर्वी छोर इसका हो गया। पश्चिम दिशा में अगर देखेंगे तो पश्चिम दिशा में अफगानिस्तान के पास, अफगानिस्तान में एक स्थल है सुतकांगेडोर सबसे पश्चिमी स्थल है, जो अफगानिस्तान के दास्क नदी के किनारे स्थित है। सबसे उत्तरी छोर अगर की बात करें तो मांडा पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर में। मांडा जो चिनाब नदी के पास में है। कहां पर है? चिनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी स्थल की बात करेंगे तो दायमाबाद, सबसे दक्षिणी स्थल है दायमाबाद स्थल है महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र। किस नदी के? प्रवरा नदी।
किस नदी? प्रवरा नदी के तट पर है। इस तरीके से यह सिंधु सभ्यता का विस्तार रहा है। पूर्वी स्थल की बात करें आलमगीरपुर, पश्चिमी स्थल की बात करें सुतकांगीडोर, उत्तरी स्थल की बात करें मांडा, दक्षिणी स्थल की बात करें दामाबाद। तो अगर पूर्वी स्थल में हिंडन नदी, पश्चिमी स्थल में दास्क नदी, उत्तरी स्थल में चिनाब नदी और दक्षिणी स्थल में प्रवरा नदी, इस तरीके से इसका विस्तार रहा है। इसका आकार त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार जैसा इसका आकार है। अगर हम बात करें इस तरीके से तो ऐसे इस सभ्यता का विस्तार देखने को मिलेगा। तो यह त्रिभुजाकार इसका आकार पाया जाता है। यहाँ पर शासन प्रणाली कैसी थी, इसके समय समय पर विद्वानों ने कैसे खुदाई की, उसको हम प्रश्नों के माध्यम से व्याख्या सहित हल देखेंगे। सुपर 30 क्वेश्चंस पार्ट 1 के व्याख्या सहित हल को आइए देखते हैं और उसमें हम प्रश्नों की व्याख्या सहित हल करके महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेषताएं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या और सूचनाएं आपको देते रहेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष संघवाद, ऑप्शन बी ओलिगर्की, ओलिगर्की को बोलते हैं कुलीन तंत्र, ओलिगर्की को बोलेंगे कुलीन तंत्र, ऑप्शन सी सैद्धांतिक संघवाद, ऑप्शन डी सैद्धांतिक एकात्मक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ओलिगर्की। ओलिगर्की मींस कुलीन तंत्र, ओलिगर्की मींस कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का मतलब अमीरों का शासन, अमीर लोग, कुलीन लोग, अभिजात लोग, उच्च वर्ग के लोग शासन व्यवस्था को संभालते थे। तो कुलीन तंत्र सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था को बताया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, दूसरा प्रश्न है हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ हैं? हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ हैं? धान्य कोष्ठ का मतलब जो अन्नागार प्राप्त हुआ है, उस अन्नागार में जो धान्य कोष्ठ हैं वो कितने हैं, किस नंबर में बताए गए हैं? तो धान्य कोष्ठ का संबंध है, ऐसे एक आकार बना हुआ है मोहनजोदड़ो से एक अन्नागार नाम का एक महत्वपूर्ण साइट मिली हुई है, उसमें इस तरीके से धान्य कोठार बनाए गए हैं, धान्य कोठार बनाए गए हैं इस तरीके से। ओके, तो इसका सही आंसर होगा 6। इसका क्या होगा? 6 मींस एक लाइन में 6 धान्य कोठार है, फिर दूसरी लाइन में 6 धान्य कोठार हैं, 6 इस तरफ 6 इस तरफ। तो इससे पता चलता है कि धान्य कोठार जो अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इसका ऑप्शन होगा 6। इसमें 4, 8, 7 इस तरीके से ऑप्शन दे दिए जाएंगे, लेकिन इसका सही ऑप्शन होगा 6। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपको है राजस्थान के कालीबंगन और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है या प्रतीत होती है। तो राजस्थान के कालीबंगा में, राजस्थान की एक साइट है कालीबंगा और हरियाणा की साइट है बनावली, इन दोनों साइट से किस प्रकार के अवस्था का पता चलता है? ऑप्शन है नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक और मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक। तो इसका सही उत्तर होगा इसका कैल्कोलिथिक, जिसको हम चैल्कोलिथिक भी बोलते हैं। तो कैल्कोलिथिक का मतलब ताम्र पाषाण कालीन। हड़प्पा सभ्यता का संबंध ताम्र पाषाण कालीन आद्य ऐतिहासिक स्थल से माना जाता है, क्योंकि इसमें तांबे का प्रयोग, पत्थरों का प्रयोग, टिन का प्रयोग, कांसे का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जाता था। तांबे का प्रयोग करने की वजह से और पत्थरों का प्रयोग करने की वजह से इसको ताम्र पाषाणिक स्थल के रूप में जाना जाता है। और बाकी नियोलिथिक और मीसोलिथिक और पैलियोलिथिक की बात करें तो ये प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख अवस्थाएं हैं, लेकिन चैल्कोलिथिक की बात करें तो यह प्रागैतिहासिक काल के बाद सबसे अंतिम चरण देखा गया और हड़प्पा सिंधु सभ्यता से भी इसका संबंध दिखाई पड़ता है। ओके, अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कथन है सिंधु घाटी मैदानी इलाकों को सिंचाई युक्त, फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत जिम्मेदार है, या हिमालय पर्वत इसका प्रमुख कारण है। क्योंकि उत्तर भारत में देखेंगे तो उत्तर भारत में सिंचाई युक्त फुलवारी या बाग बगीचे या अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय को जिम्मेदार बनाया गया है। इस तरीके से हमारा कथन क्या हो जाएगा? कथन हमारा सही होगा। दूसरी बात है इसमें कारण की बात करें तो कारण में दिया गया है
एशियन नोमैडिक्स के लिए सही कारण रहा है। एशियन नोमैडिक के लिए हिमालय क्षेत्र सही कारण नहीं रहा, इसलिए यह क्या होगा, गलत होगा। कथन सही है और कारण गलत है। एशियन नोमैडिक की बात करें तो एशियन नोमैडिक के लिए मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया सबसे उचित स्थान रहा है, सबसे प्रमुख स्थान या अनुकूल स्थान रहा है। तो हमारा कथन सही है, कारण गलत है। तो देखते हैं इसका सही, ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारिता पा लिया था। कांस्य युग का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के युग से बताया जा रहा है। कांस्य युग में मानव ने तकनीकी संस्कारिता पा लिया था, यानी तकनीकी के क्षेत्र में काफी विकास कर चुका था। कारण क्या है, सभी क्षेत्रों में समृद्धि होने में यही कारण है। सभी क्षेत्रों में जो समृद्धि आई है, इसका प्रमुख कारण कांसा बताया गया, ये गलत है। कथन सही है और कारण गलत है, अर्थात ए सही है और आर गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्योंकि कांसे की वजह से सारी चीजें नहीं समृद्ध हो गई, उसके लिए अन्य कारण भी जिम्मेदार थे। ओके, अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मिलान करना है, सुमेलित कीजिए, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। ये सफेद है, हमें लगता है कि आपको कम दिखाई देता होगा, और मैं उसको इस तरीके से लिख करके बता देता हूं कि क्या क्या सुमेलित करना है। हड़प्पा सभ्यता सबसे नंबर 1 पर है, हड़प्पा सबसे नंबर 1 पर है, हड़प्पा। नंबर 2 पर है लोथल। नंबर 3 पर है कालीबंगा। नंबर 4 पर है मोहनजोदड़ो। अब इसको देखिएगा, इसमें क्या क्या चीजें पाई गई हैं। तो हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में मिला हुआ है सावधान R37, सावधान R37 मिला हुआ है। लोथल की बात करें तो गोदीबाड़ा मिला हुआ है, गोदीबाड़ा के साथ छे। कालीबंगा की बात करें तो जुते हुए खेत मिले हुए हैं, जुता हुआ खेत। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ओके, देखते हैं इसमें से इसका सही विकल्प क्या होगा। इसका सही विकल्प होगा 1 को, हड़प्पा को हम किससे मिलाएंगे, हड़प्पा को मिलाएंगे 1 से, ए को 1 से मिला देंगे, 1 से। ओके, लोथल में गोदीबाड़ा के साथ मिले हुए हैं, इसको हम 2 से मिला देंगे। कालीबंगा है, जुता हुआ खेत मिला हुआ है, इसको हम 4 से मिला देंगे। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, इसको हम 3 से मिला देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 1 2 4 3। 1 2 4 3 हमारे बी में सही है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ओके, अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 हड़प्पाई स्थल हैं, 1 हड़प्पा स्थल नहीं है, इसको यही देखना है। अब देखते हैं चन्नूदड़ो, यस ये हड़प्पा का स्थल है। कालीबंगा, यस हड़प्पा का स्थल है। अतरंजी खेड़ा नहीं, अतरंजी खेड़ा एटा जिले में पाया गया है, ये हड़प्पा काल का स्थल नहीं है। राखीगढ़ी हड़प्पा काल का स्थल है। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा, सही विकल्प हमारा प्रश्न के हिसाब से अतरंजी खेड़ा हड़प्पा का स्थल नहीं है। 3 हड़प्पा के स्थल हैं, 1 हड़प्पा स्थल नहीं है। तो अतरंजी खेड़ा जो कि एटा जिले में, एटा उत्तर प्रदेश के एटा कासगंज जिले में इसकी प्राप्ति हुई है। अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था। हड़प्पा वासी का समुद्री व्यापार या समुद्री संपर्क किसके साथ था। मेसोपोटामिया, मोरक्को, एथेंस, इस्तांबुल।
तो इसकी अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो कि दजला और फरात दो नदियों के मध्य विकसित थी, जो वर्तमान ईरान, इराक और ये पूर्वी सेंट्रल एशिया के पास पाया जाता है, सीरिया में, सीरिया के पास में, और ये दक्षिणी तुर्की के पास में, यानी विस्तारित सभ्यता थी। तो उस सभ्यता की बात कर रहे हैं। तो मेसोपोटामिया में समुद्री मार्ग से व्यापार होते थे और इसका एक व्यापारिक संपर्क भी था, क्योंकि वहां भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर भी, मीन्स सिंधु सभ्यता में भी और मेसोपोटामिया दोनों स्थल पर साक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर यह बताया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में घनिष्ठ संबंध थे और व्यापारिक संपर्क भी थे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेसोपोटामिया। आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में हड़प्पा के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, और पंजाब में प्राप्त हुए हैं, यस। उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए हैं, यस। गुजरात में प्राप्त हुए हैं, यस। लेकिन तमिलनाडु में हड़प्पा के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा की बात की जा रही है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा एक महत्वपूर्ण साइट है जहां पर स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहां पर जलाशय की प्राप्ति हुई है, जहां पर कुएं प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से धौलावीरा गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में पाया गया है और यह एक महत्वपूर्ण साइट मानी जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्रों को आज किस नाम से जाना जाता है? मेसोपोटामिया वाला जो क्षेत्र है वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पूर्वी सीरिया, तुर्की और ग्रीस। ऑप्शन बी पूर्वी सीरिया, दक्षिणी पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग। ऑप्शन सी इराक और ईरान। ऑप्शन डी इराक और लेबनान। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वी सीरिया, दक्षिणी पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। बाद में इसका नाम फारस पड़ जाता है। फारस। अब इसका वर्तमान नाम है, ये कई अलग अलग बाउंड्री में डिवाइड हो गया है। पूर्वी सीरिया, दक्षिणी पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग मिला करके सिंधु घाटी मेसोपोटामिया की सभ्यता जाना जाता था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये बहुत सरल प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता की किस वर्ष खोज हुई थी? इसका ऑप्शन है 1921, 1933, 1917, 1941। तो इसका सही उत्तर होगा 1921। 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई। कब? 1921 में। सिंधु घाटी किस क्षेत्र में पाया जाता है? यह रावी नदी के तट पर है। रावी नदी तट पर है। रावी नदी कहां पर है? रावी नदी पड़ता है पंजाब, जिसको हम बोलते पश्चिमी पंजाब में रावी नदी बहती है। वहां पर इस स्थल की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? देखते हैं। इसमें एक हाइब्रिड शब्द है जिसका अर्थ होता है मानव सभ्यता। ऑप्शन बी एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। ऑप्शन सी एक ग्रीक शब्द है जो पहाड़ों से संबंधित है। ऑप्शन डी एक अक्काडियन शब्द है जिसका अर्थ है उपजाऊ मैदान। तो इसकी
मेसोपोटामिया का सही अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि है। मेसो मीन्स मध्य, पोटामिया का मतलब नदी, दो नदियों के मध्य की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखन शुरू हुआ था। प्राचीन मेसोपोटामिया का लेखन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था कि मेसोपोटामिया के लोगों ने लिखना शुरू किया था? जब समाज को अनुवादों के अभिलेख रखने की आवश्यकता हुई, जब लेखन के लिए उपयुक्त सामग्री मिली, जब शासकों ने कानून की संहिता बनाने की आवश्यकता महसूस की। ऑप्शन डी, जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ। तो ये चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। इन चारों ऑप्शन में सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा जब आरंभिक मानव ने बस्तियों से नगरों का उदय हुआ। जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ तब लेखन प्रक्रिया शुरू हुई। मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया की जो लिपि है उस लिपि को बोलते हैं कीलाकार। कीलाकार लिपि, क्या बोलते हैं? कीलाकार लिपि। यही दूसरी तरफ अगर सिंधु सभ्यता की बात करें, सिंधु सभ्यता की लिपि है चित्रात्मक लिपि। चित्रात्मक लिपि है सिंधु सभ्यता की लिपि, चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, और इसको बोलते हैं कीलाकार लिपि। तो हमारा सही ऑप्शन होगा जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का विकास हुआ, नगरों का उदय हुआ, तो मनुष्य लिखने की शुरुआत की, लिखने की परंपरा विकसित की। हालांकि कीलाकार लिपि को और चित्रात्मक लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है कि ये किस तरीके से लिखते थे या इनकी भाषा क्या होती थी, बस ये अवशेष मात्र प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है। रोमन सभ्यता की बात करें तो रोमन पड़ता है पश्चिम में। पश्चिम से जब रोमन से हम अगर खड़े होकर के देखें तो पूर्व में की बात करें तो पूर्व में मध्य एशिया आता है, फिर उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर उसके बाद भारतीय क्षेत्र दिखाई पड़ता है। तो रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है टिग्रिस नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र, सिंधु नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र, कैस्पियन सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र। तो इसमें बताना है कि रोमन के पूर्व में कौन से क्षेत्र पड़ते हैं। तो रोमन के पूर्व में अगर बात करें तो भूमध्य सागर के पूर्व के क्षेत्र, भूमध्य सागर के जो पूर्वीय क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं रोम से पूर्वीय क्षेत्र। रोम से पूर्वीय क्षेत्र पड़ता है भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के बाद वाला क्षेत्र सबसे पूर्वी माना गया है, और वो सेंट्रल एशिया और सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, फिर सिंधु घाटी सभ्यता तक विस्तारित माना जाता है। तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र को रोमन परिप्रेक्ष्य में निकट पूर्व का संदर्भ बताया गया है। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? उत्तर प्रदेश में है लेकिन सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है। देखते हैं हुलास, सोथी, आलमगीरपुर, कोल्डिहवा, ये चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो हुलास सहारनपुर में पाया जाता है, सोथी भी उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, आलमगीरपुर सहारनपुर वाले क्षेत्र में पाए गए हैं, और कोल्डिहवा इलाहाबाद के क्षेत्र में पाए गए हैं। लेकिन कोल्डिहवा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। यह एक पूरा पाषाणिक स्थल है। नवपाषाणी काल से इसके संबंध पाए गए हैं, चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं नवपाषाण काल में। लेकिन ये तीनों हुलास, सोथी, आलमगीरपुर ये सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं। कोल्डिहवा ये पाषाण काल से संबंधित है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोल्डिहवा। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? मेसोपोटामिया की भाषा और सुमेरिया की भाषा ने प्रतिस्थापित कर दिया। ओके, यानी मेसोपोटामिया के अंदर जो सुमेरियन सभ्यता विकसित थी उसने किस भाषा को प्रतिस्थापित किया? ऑप्शन है असीरियन, अक्काडियन, आर्मेइक और ग्रीक। तो इसका सही उत्तर होगा इसका अक्काडियन। अक्काडियन भाषा ने क्या किया? प्रस्थापित कर दिया।
जो मेसोपोटामिया में प्रयोग होती थी आगे चल करके सुमेरियन भाषा बन गई और सुमेरियन में अक्काडियन भाषा का प्रयोग करने लगे और अब धीरे धीरे मेसोपोटामिया की भाषा क्या हो गई, वो प्रतिस्थापित हो गई। ओके, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, अक्काडियन। अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया। अक्काडियन अभी मैंने बताया, ये अक्काडियन क्या होगा, अक्काडियन सही उत्तर माना जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल नहीं मिले हैं। उस क्षेत्र से जिससे सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल वाले क्षेत्र नहीं मिले हुए हैं। 3 से मिले हुए हैं, एक स्थान पर नहीं मिले हुए हैं। देखते हैं कौन कौन से स्थान हैं। बलूचिस्तान, यस, सिंधु सभ्यता का क्षेत्र, सिंधु सभ्यता के स्थल मिले हुए हैं। मेहरगढ़, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, निम्न हिमालय का क्षेत्र, उत्तरी महाराष्ट्र का क्षेत्र। तो अगर देखिए उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का क्षेत्र, इसमें आलमगीरपुर एक स्थल प्राप्त हुआ है और निम्न हिमालय क्षेत्र, इसमें कोई पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से नहीं प्राप्त हुआ है। यही हमारा सही उत्तर माना जाएगा। ओके, उत्तरी महाराष्ट्र की बात करें तो इसमें दायमाबाद स्थल प्राप्त हुआ है, लेकिन हिमालय क्षेत्र से कोई भी हड़प्पा कालीन स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं। ओके, अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गढ़े हुए पत्थर के साजस सज्जा प्रत, गढ़े हुए पत्थर और किले की विशाल काय प्राचीर, पाषाण स्तंभों के अवशेष किस स्थल के दुर्ग से प्राप्त हुए हैं। मीन्स पत्थरों का प्रयोग जो किलों के रूप में साज सज्जा के लिए और प्राचीर और पाषाण स्तंभों के लिए किस स्थल में प्रयोग किए गए थे। ऑप्शन हमारा है धौलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसमें सही ऑप्शन होगा धौलावीरा। धौलावीरा में पत्थरों का प्रयोग किया गया है, साज सजावट के लिए भी इसका प्रयोग किया गया है, स्तंभों के लिए प्रयोग किया गया है, प्राचीरों या दीवारों के लिए भी प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से धौलावीरा एक महत्वपूर्ण स्थल बताया गया है जहां से पत्थरों से संबंधित दुर्ग, प्राचीर और सज्जा युक्त गढ़े हुए पत्थर प्राप्त किए गए हैं। ओके, और कालीबंगा से बात करें तो कालीबंगा, अगर हम कालीबंगा से बात करें तो कालीबंगा से अगर बात करें तो कालीबंगा से जूते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। और लोथल से बात, कालीबंगा से जूते हुए खेत मिले हुए हैं, जूते हुए खेत मिले हैं। और कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियां मिली हैं, काले रंग की चूड़ियां अर्थात काले रंग के बैंगल्स, ओके, जो हाथों में पहने जाते हैं। लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। गोदीबाड़ा मीन्स बंदरगाह, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर समुद्री नाव आकर के रुका करते थे, उसको हम गोदीबाड़ा बोलते हैं। मोहनजोदड़ो से बात करें तो कई ऐसे साइट्स हैं जिसमें नर्तकी की मूर्ति है, विशाल अन्नागार है, स्नानागार है, सभा भवन है और कब्रिस्तान एच संस्कृति R37 कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण अलग अलग स्थल है। इसकी एक लंबी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो आप अगर देखेंगे तो हड़प्पा संबंधित प्रमुख स्थल, उनकी खोज और उनके वर्ष और कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, आप इस साइट को विजिट करेंगे तो वहां पर आपको ये विस्तार से मिलेगा कि कौन कौन से स्थल, पूरी लिस्ट मिलेगी, एक लंबी लिस्ट है और पूरी विशेषताएं भी प्राप्त हो जाएंगी वहां से। तो आप देखेंगे इस साइट को विजिट करें, YCT बुक्स ऑफिशियल या yctpublication.com पर जाएंगे तो वहां पर प्रश्नों की बहुत महत्वपूर्ण सीरीज आपको मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए और जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं उसका एक अनूठा संकलन है। वो अनूठा संकलन आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाने वाला है। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सजेस्ट कीजिए और बताइए कि YCT बुक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्रकार की तैयारी में सहायता ले सकते हैं। ओके, अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, धौलावीरा। धौलावीरा से पत्थरों से सज्जा युक्त अवशेष मिले हैं, प्राचीर मिले हुए हैं और वहां पर पत्थरों से बनाए हुए अन्य प्रकार के स्तंभ और भवन प्राप्त
किए गए हैं। ओके, अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? किसकी जानकारी? इसमें दिया गया ऑप्शन पक्की ईंट। पक्की ईंट की जानकारी हड़प्पा काल के लोगों को थी, यस। दीवारों की इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली। इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली का मतलब कि दीवारों में जो जॉइंट्स होते हैं, जो पत्थर का प्रयोग किया जाता है या ईंटों का प्रयोग किया जाता है, तो इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली, आज भी इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली का प्रयोग करते हैं। घोड़िया छत। घोड़िया छत का मतलब कि घुमावदार छत। ओके, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। ये ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही होगा, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब के अवशेष या साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, इससे अपरिचित थे। प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मेहराब, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब का संबंध हड़प्पा से नहीं है। यह बहुत बाद में इसका प्रयोग किया गया। बाकी हड़प्पा में ईंटों का प्रयोग, दीवारों की इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली का प्रयोग और घोड़िया छत का प्रयोग किया जाता था। ओके, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? कौन सा पशु था जो हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? ऑप्शन है जिराफ, हाथी, कंगारू, सियार। ये चार पशुओं के नाम दिए गए हैं। इन चार पशुओं से पता लगाना है कि कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था। तो जिराफ की बात करें, ये नहीं मौजूद था। हाथी की बात करें, यस, क्योंकि हाथी का कपाल खंड मिला हुआ है, तो हाथी के कपाल खंड से यह जानकारी होती है कि, और विभिन्न चित्रों से यह प्राप्त होता है कि हाथी से परिचित थे, हाथियों को जानते थे और हाथी का चित्र बनाते थे, इससे कि हाथियों के होने का साक्ष्य वहां से प्राप्त होता है। कंगारू का भी साक्ष्य या चित्र नहीं मिला हुआ है। सियार का भी साक्ष्य, चित्र या अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। हाथी, और एक चीज और बता दें आपको कि जो मूर्तियां मिली हुई हैं जिसमें हाथी है, गैंडा है, चीता है, इस तरीके के, और बैल है, इस तरीके के जानवरों के चित्र या अवशेष या उनकी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ध्यान दीजिएगा, हाथी गैंडा और ये बैल और चीता, इन चार जानवरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा शेर का भी साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर से भी परिचित नहीं थे या घोड़े से भी परिचित थे। यस, घोड़े के हड्डियां प्राप्त हुई है सुतकाकोह में घोड़े की हड्डियां और हाथी के कपाल खंड या अन्य जानवरों के हड्डियां या अवशेष प्राप्त होने के प्रमाण मिलते हैं। आगे देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, समाधान एच संबंधित है। समाधान एच का मतलब होता है, ये एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसको हम R37 के नाम से जानते हैं। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जहां पर लोगों के दफनाए होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, समाधान एच संस्कृति है पूर्व हड़प्पा संस्कृति, पूर्ण विकसित हड़प्पा संस्कृति, पूर्ण विकसित एवं परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। तो इसका सही ऑप्शन होगा परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति। परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति का मतलब हड़प्पा के बाद की संस्कृति को परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो परिवर्ती हड़प्पा संस्कृति में समाधान एच और R37 के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की बात करें तो अगर ऐसे, ये इधर से हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये है नॉर्थ और ये है हमारा साउथ। इसमें देखेंगे उत्तर से कौन कौन से स्थल दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो हमारे पास है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये चार स्थल के नाम हैं। इन चारों स्थलों को हमें क्रम से लगाना है कि पहले उत्तर में कौन थे, फिर उसके बाद सबसे अंत में दक्षिण में कौन से स्थल पाए गए हैं। तो इसका सही विकल्प आपको होगा नंबर 1 हड़प्पा। नंबर 1 हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा पाया गया है पश्चिमी पंजाब में। कहां पर? पश्चिमी पंजाब में। ओके, नंबर 1 हमारा ये हो जाएगा।
उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद मिलता है मोहनजोदड़ो, नहीं कालीबंगा, यस कालीबंगा तीसरे नंबर पर है। कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा मिला हुआ है राजस्थान से। कहां से मिला हुआ है? राजस्थान से। पश्चिमी पंजाब के बाद हम आते हैं और नीचे आएंगे तो देखेंगे राजस्थान। फिर उसके बाद हमें मिलेगा मोहनजोदड़ो, सेकंड नंबर पर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के साक्ष्य मिले हैं सिंध से। कहां से मिले हुए हैं? सिंध से। और फिर उसके बाद लास्ट में है लोथल, लोथल गुजरात से, लोथल जो गुजरात से मिला हुआ है। दिए गए विकल्पों में उत्तर से दक्षिण की तरफ का सही क्रम यही है। क्या है? हड़प्पा जो पश्चिमी पंजाब में मिला हुआ है, कालीबंगा राजस्थान में मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो सिंध क्षेत्र में है, उसके बाद लोथल गुजरात में है। फिर उसके और नीचे जाएंगे तो आपको दायमाबाद महाराष्ट्र की साइड मिलेगी, लेकिन इसमें विकल्प में नहीं दिया गया है। हमें जितने विकल्प में दिए गए स्थल हैं उन्हीं को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। ओके, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1324, 1324 हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ओके, अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है? किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है दायमाबाद, हुलास, कालीबंगा, मेहरगढ़। इसका सही ऑप्शन होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो 7000 बीसी, 7000 बीसी मीन्स ईसा पूर्व के आसपास यह स्थल प्राप्त हुआ है जिसमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अगर इन प्रश्नों के ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, अगर इसके बाद देखेंगे तो इसके बाद आपको कोल्डिहवा जो कि 9000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं जो कि नवपाषाण काल से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन के हिसाब से सबसे ओल्डेस्ट साइट है जो कृषि के साक्ष्य उपलब्ध कराता है मेहरगढ़। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। ओके, आगे देखेंगे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं, किससे निर्मित हैं? लकड़ी से, मिट्टी की ईंट से, पत्थर से, लकड़ी और धातु से। तो इसका हो जाएगा मिट्टी की ईंट से। सही ऑप्शन, मिट्टी की ईंट से कालीबंगा में चबूतरा जो बनाया गया है उसके साक्ष्य मिले हुए हैं। ओके, और कालीबंगा में अगर बात करें तो और लकड़ी के नालियां मिली हुई हैं या अन्य अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन चबूतरा किससे बना हुआ है? वह मिट्टी के, कच्ची मिट्टी के बने हुए ईंटों का प्रयोग किया गया है। ओके, अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था? बालाथल एक प्रमुख साइट है, इसका उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन है एस आर राव, बीबी लाल, के एन पुरी, बी एन मिश्रा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी एन मिश्रा ने। क्या किसने किया था? बी एन मिश्रा। बी एन मिश्रा ने बालाथल का, बी एन मिश्रा ने बालाथल का उत्खनन किया था। यह एक नवीनतम साइट मानी जाती है क्योंकि इसका प्रयोग ये राजस्थान में पाया गया है और यह एक नवीनतम साइट है और इसका उत्खनन कार्य बी एन मिश्रा ने किया था। ओके, अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए। ये कूट वाले प्रश्न हैं और ये आपको एक सूची से दूसरी सूची में मिला करके कूट के द्वारा उत्तर देना पड़ता है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक तरफ स्थल और एक तरफ प्राप्त अवशेष, या इस तरीके से दोनों बॉक्स, दोनों सूची को बनाया जाता है जिस तरीके से आप उसको मिलान करके उसका सही उत्तर आप दे सकें। तो आइए देखते हैं इसमें सूचियों में क्या कहा गया है। एक तरफ है सूची नंबर 1 हड़प्पा समाधान व्यवस्था और दूसरी तरफ दिया गया है उनके स्थल कौन कौन से हैं। पहले हड़प्पा के जो समाधान व्यवस्था है और दूसरी सूची में स्थल, किस किस प्रकार के सूची कहां से या किस किस प्रकार के समाधान व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। इसमें देखते हैं
ए बी सी डी। ओके, मैं बताता जाऊंगा, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें कूट के द्वारा हम आप कूट बनाएंगे और आपको बताते चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें ए में दिया गया है, इसमें ए में दिया गया है ताबूत समाधान। ए में क्या दिया गया है? ताबूत, ताबूत समाधान। ताबूत मतलब संदूक में, एक बॉक्स में 100 को, डेड बॉडी को रखते थे। ओके, दूसरे विकल्प में दिया गया है विस्तारित समाधान। विस्तारित, विस्तारित समाधान की बात की गई है। विस्तारित मतलब कब्रिस्तान बनाया गया है और उस कब्रिस्तान में विस्तार से डेड बॉडीज पड़ी हुई है। अब ऑप्शन सी में लिखा गया है इसमें संयुक्त समाधान। संयुक्त, संयुक्त मतलब ज्वाइंट, ज्वाइंटली मतलब कई लोगों को एक साथ दफनाया गया है, संयुक्त समाधान की बात की गई है। ऑप्शन ए इसमें डी में दिया कलश समाधान। कलश, कलश समाधान। ओके, अब इसको देखना है किन किन स्थल से किस प्रकार के समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करें इसमें, अगर इसमें हम बात करें तो ताबूत समाधान, ताबूत समाधान मिले हुए हैं हड़प्पा में। कहां मिले हुए हैं? हड़प्पा में मिला हुआ है ताबूत समाधान। ओके, विस्तारित समाधान की बात करें तो विस्तारित समाधान सोनौली में मिला हुआ है। कहां पर? सोनौली, सोनौली में मिला हुआ है, सोनौली ये है। और संयुक्त समाधान की बात करें तो ये संयुक्त समाधान लोथल में मिला हुआ है। लोथल, लोथल में मिला हुआ है। अब कलश समाधान की बात करें तो यह मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। कहां मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। यह यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में आया हुआ प्रश्न है। इस तरीके के मिलान करने के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं और इसमें गलती होने के चांस लोग कर जाते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन इस तरीके से बनाया जाता है, पुट इतना डिफिकल्ट बना दिया जाता है कि आप अगर थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो इस प्रकार के प्रश्नों को छोड़ देंगे। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत कठिन नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना करके और अपने कॉमन माइंड का इस्तेमाल करके इसमें हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ताबूत समाधान हड़प्पा से मिला हुआ है। कहां से मिला हुआ है? हड़प्पा से। तो ताबूत समाधान का संबंध किससे है? A1। अब बी की बात करें, विस्तारित समाधान मिला हुआ है सोनौली से, ए का 4 के साथ। संयुक्त समाधान मतलब ज्वाइंट तरीके से एक साथ कई लोगों को दफनाया गया है, उसमें मिला हुआ है लोथल से। लोथल है सेकंड में। और उसके बाद कलश समाधान, कलश में डेड बॉडीज को रख करके, उसकी राख को रख करके दफनाया गया है, ये मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से। ओके, तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 ये हमारा पुट सही माना जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित हैं? इसमें दिया गया है कि सिंधु नदी जो अफगानिस्तान से मिलती हैं, या ऐसी सहायक नदियां जो अफगानिस्तान में बहती हैं, अफगानिस्तान से सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो इसमें दिया गया है हरिरुद, कुरुम्भा और कुमरू, ये और एक ऑप्शन और बितस्ता। तो शुरू में 3 नदियां हैं, हरिरुद, कुंभा और कुमरू। ये तीनों नदियां अफगानिस्तान से सिंधु नदी में मिल जाती है और सिंधु नदी की सहायक नदी मानी जाती है। बितस्ता ये अफगानिस्तान से इसका संबंध नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए बी सी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी हमारा सही ऑप्शन होगा कि हरिरुद, कुंभा और कुमरू ये 3 नदियां अफगानिस्तान से बहती हुई सिंधु नदी की सहायक नदी बन जाती है। ओके, अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हमारा लास्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखते हैं। मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नलिखित में से किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई है? मनका बनाने वाला
मनका का मतलब होता है, अगर बात करें तो मनका जो माला पहनते हैं, जो बीड्स बनाते हैं, जो गोला कर करके लकड़ी के या मिट्टी के या हड्डियों के छोटे छोटे बीड्स बनाते हैं और उसको छेद करके उसमें धागा लगा करके उसको माला बनाते हैं। तो इसकी कार्यशाला कहां पर पाई गई है? ये मनके बनाने की कार्यशाला कहां पर पाई गई है? देखते हैं, आमरी, बनावली, लोथल और रंगपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लोथल। लोथल। एक जगह और भी है, उसका नाम है चन्हू दड़ो। चन्हू दड़ो, लेकिन इसमें चन्हू दड़ो है नहीं, इसमें है लोथल। लोथल या चन्हू दड़ो में से कोई भी रहेगा तो हमारा विकल्प सही माना जाएगा। अगर दोनों विकल्प है, दो दो करके है, दो दो स्थल है, तो हम देखेंगे लोथल और चन्हू दड़ो, इन दोनों स्थल पर मनके बनाने की कार्यशाला प्राप्त हुई है। ओके, ये रहा हमारा आज का सुपर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो व्याख्या सहित हल बताता है। इसी तरीके से प्रश्नों को विभिन्न एग्जाम में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप yctpublication.com या YCT बुक्स ऑफिशियल चैनल को विजिट करें और वहां पर जाकर के प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड करके प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम्स हैं आए हुए प्रश्नों को टॉपिक वाइज आप चूज करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पुनः आपका YCT बुक्स ऑफिशियल चैनल में स्वागत है और इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, और सेट 2 में सिंधु घाटी सभ्यता के सुपर 30 क्वेश्चंस नेक्स्ट डे लेकर के मैं आऊंगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।